जय हिंद छात्रों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थेल्स का प्रमेय, जो परीक्षा में पूरे 5 नंबर का आने वाला है। और हाँ, आप घबराइए मत, बस शुरू से लास्ट तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। आपको आज 5 नंबर मिल जाने वाला है। और 5 नंबर का ये जो प्रमेय है, थेल्स का प्रमेय, एकदम सबसे आसान है, बहुत आसान है। ठीक, इसमें सबसे पहले कि ये प्रमेय दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये जो प्रमेय दिया गया है ना, ये थेल्स का प्रमेय है, थेल्स का कथन है। कभी कभी परीक्षा में आता है कि थेल्स के प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें, तो आप क्या इसे याद कर लेंगे? हाँ, याद करने का इसका यही तरीका है कि डायग्राम को आप अपने माइंड में ले लेंगे। यही डायग्राम है, डायग्राम को माइंड में लेंगे और ऐसे बोलेंगे, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, एक भुजा के समानांतर, इसको मान लीजिए पहला भुजा, इसको दूसरा भुजा, इसको तीसरा भुजा, तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को क्रॉस करने के लिए एक रेखा खींची जाती है तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अब इस डायग्राम को अपने माइंड में लेके बोलना है। कैसे बोलना है? यदि किसी त्रिभुज की, सबसे पहले दिमाग में अपना त्रिभुज बनाइए, बन गया। तो यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्रॉस करने के लिए एक लाइन खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। अगर डायग्राम को दिमाग में रख के बोलिएगा ना तो भूलिएगा नहीं, आपको एकदम पक्का 100% याद हो जाएगा और 5 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। तो आपका ये जो है इस तरीके से याद कर लेंगे। अब देखिए हम इसको सिद्ध करते हैं। इसे कैसे सिद्ध करना है वो देख लीजिए। सवाल में दिया गया कि कोई त्रिभुज है और इसका दो भुजा समानांतर है, तो इसको हम मान लेते हैं ABC, इसको मान लेते हैं DE। अब कहा गया कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर, ये समानांतर दे दिया गया, इसके एक ही अनुपात में होती है, वो सिद्ध करना है। यानी कि प्रमेय के जो फर्स्ट में होता है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दिया गया है, समानांतर अगर कोई रेखा खींची जाए तो क्या वो एक ही अनुपात में होती है? वो एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ये सिद्ध करना है। प्रमेय के फर्स्ट में जो दिया है वो दिया गया है, अब प्रमेय के लास्ट में जो है उसको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि दिया गया है। तो आपको यहाँ पर डायग्राम में क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम क्या हुआ? ABC। लिखेंगे कि दिया गया है कि ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है जिसमें समानांतर दिया गया कि ये इसके समानांतर है, BC DE के समानांतर है, जिसमें BC समानांतर है DE का। और सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो यहाँ पर सिद्ध करना है, हम जो बताए हैं कि जो लास्ट में बोलता है उसको सिद्ध करते हैं। लास्ट में क्या बोला गया है कि एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ये एक ही अनुपात में होता है, यानी AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC होता है। AD बटा में DB बराबर AE बटा में EC, ये सिद्ध करना है कि अगर ये पैरेलल हो तो ये एक ही रेशियो में होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब कि रचना करेंगे। रचना करते हैं क्योंकि सवाल को हल करने में सहूलियत होती है, आसानी होती है। रचना इसमें करेंगे हम लोग। रचना यहाँ पर ही करेंगे कि यहाँ से इस पर एक लंब खींचना है, एक इस पर लंब खींचना है, और इसके साथ साथ इसको जो है यहाँ पे से मिला देना है। इसको हम लोग डॉट लाइन से ही मिलाते हैं, रचना को डॉट लाइन से करते हैं। और इसका नाम हम मान लेते हैं कि ये M है और ये N है। तो रचना हम क्या किए हैं कि EM लंब खींचे हैं AD पर, EM लंब है AD, तथा DN लंब है AE पर। DN किस पर लंब है? AE पर। और इसके साथ साथ हम ये भी रचना किए हैं कि D को C से मिलाए हैं, D को C से, तथा B को E से मिलाया। मिलाने के बाद अब हमें प्रमाण में इसको हल करना है। प्रमाण क्या होता है? तो प्रमाण में उस प्रूफ करना होता है, हल करना होता है, हल करके इतना आंसर लाना होता है। अब प्रमाण में आप देखेंगे प्रमाण में क्या होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि प्रमेय को पढ़ करके आप
ये पूरा लिख लेंगे। दिया गया है, कोई लिख लेगा, दिया गया कि ABC त्रिभुज है जिसमें BC पैरेलल D है। दिया गया कि ABC त्रिभुज है जिसमें BC समांतर किसका है, D का है। सिद्ध करना है क्या, AD बटा में DB और AE बटा में AC। एकदम आसान है यहाँ तक। और ये रचना में दो करना है लंब, एक यहाँ लंब एक यहाँ लंब, यानी कि DN लंब है AE पर और EM लंब है किस पर, AD पर। ये बात इसमें लिख देना है। फिर ये भी किए हैं कि D को C से मिलाए हैं, E को B से मिलाए हैं, इसको लिख दिए हैं। तो अगर आप इतना काम कर लेते हैं तो बिंदास रहिए। इतना कर लिए तो समझिए कि आपको अब कोई दिक्कत नहीं, एकदम ऐसा ही इजी आगे मिलेगा। अब देखिए प्रमाण में क्या करना है कि प्रमाण में इसको ना देखना कि कौन लंब आधार है। तो लंब आधार का बारे में आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए एग्जाम्पल। अगर कोई त्रिभुज हो और यहाँ पर इससे हम लंब खींच दें, इसका नाम अगर हम ABC बोलें और AD बोलें, तो बताइए अगर इसमें AD लंब है BC पर तो इसमें आधार क्या होगा और ऊंचाई क्या होगा, बता सकते हैं? आधार और ऊंचाई। तो ऊंचाई कौन है, सीधी ऊंचाई को ऊंचाई बोलते हैं जो लंबवत हो। तो ये AD है, ऊंचाई क्या हो जाएगा इसमें, तो AD। आधार कौन होगा, तो आधार इसका क्या होगा, आधार क्या होगा, BC। जिस पर लंब होता है ना, जिस पर नवी बनाता है वही उसका त्रिभुज का आधार हो जाता है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए कि कहीं ऐसा ट्रायंगल मिल जाए, ऐसा त्रिभुज हो और यहाँ से ऐसे लंब हो और इसका नाम PQR हो और यहाँ पर A हो। अब बताइए कि इसमें लंब आधार क्या होगा, और यहाँ पे ये लंबवत है 90 डिग्री बना रहा है। तो इसमें जो होगा, इसमें जो लंब होगा और आधार होगा, लंब के मतलब क्या, ऊंचाई, तो क्या होगा, तो आधार। तो पहली बात कि ये 90 डिग्री किस बन रहा है, ये सब बन रहा है, तो आधार हो गया क्या, PR। आधार हो गया, आधार कितना हो गया, PR। और लंब कितना होगा, तो लंब क्या है इसमें, कौन लंब बना था, QA। यानी कि लंब आधार का ऐसे पहचान कर लेंगे आप, ये तो इजी है ना। यही नहीं, आप ये भी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, इसका अगर आधार के मान 10 दिया हो, ऊंचाई के मान 5 दिया हो, तो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस का मान 10 और हाइट का मान लीजिए कि 5 है, तो 5 2 5 है 10, 5 25। यानी कि समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो बेस और हाइट करते हैं। हमें जो बता रहे हैं ये काम आपके थ्योरम में होने वाला है, यहाँ हम लोग प्रमाण में यही हल करेंगे। इसीलिए आपको हम बता दिए कि लंब आधार कैसे पहचानते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये जान भी गए होंगे, है ना। आगे बढ़े ना, ठीक है। तो क्या नहीं, इसमें आधार कौन होगा, तो PR होगा, और ऊंचाई कौन होगा, AQ होगा। ठीक। एक चलते चलते एक लास्ट एग्जाम्पल देख लीजिए। आपको थ्योरम में ऐसा भी डायग्राम मिलेगा, ऐसा त्रिभुज, इसके बैक साइड से इसका ऊंचाई है, ये आधार है। मान लीजिए ऊंचाई के मान 10 है, आधार के मान 8 है। इसका क्षेत्रफल निकालना है, सिर्फ इसका क्या होगा, तो 1/2 बेस इंटू हाइट। अब आप सोच पा रहे होंगे कि इसमें तो आधार इतना ही है, ये तो पूरा लंबा है, इतना है, लंब यहाँ पर है, हम इतना ही आधार ले रहे हैं। तो नियम होता है कि जितना आधार लेते हैं ना उतना ही का एरिया निकलता है। हम आधार छोटा लेंगे तो छोटा त्रिभुज का आएगा एरिया, और आधार बड़ा लेंगे तो बड़े त्रिभुज का एरिया आएगा। लेकिन हमें किसका निकालना है, सिर्फ छोटे वाला त्रिभुज का एरिया निकालना है। तो छोटे का आधार दिया है, इसीलिए उसका आधार बटे में ऊंचाई। अब देखिए ऊंचाई की बात रहा तो जरूरी नहीं कि ऊंचाई त्रिभुज के अंदर ही बने। अगर यहाँ से 2 लाठी दूर भी बनेगा ना, 2 लाठी दूर भी बनेगा ऊंचाई, तो हम लोग ऊंचाई वही लेंगे, आधार वही लेंगे जितना त्रिभुज है, समझे। यानी कि ऊंचाई का काम करेगा 10 और आधार का काम करेगा 8। 1/2 8 × 10 2 चौके 8 4 10 में 40। ऐसे ही अगर एक और देखिए, यहाँ त्रिभुज है। अब आप बताइए कि इसका ऊंचाई यहाँ पर दिया है, तो ऊंचाई से मतलब नहीं है वो कितना भी दूर रहे। इसका मान लीजिए ऊंचाई दिया गया है 9 और आधार दिया गया है 2, तो इसका एरिया क्या आएगा, तो जितना आधार लिए हैं उतना ही का एरिया आएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 9 इसका एरिया आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे कि जितना आधार लेते हैं उतना ही का एरिया आता है। ऊंचाई यहाँ पर रहे या यहाँ पर रहे, कहीं भी रहे, उससे मतलब नहीं है, जितना आधार लेंगे उतना ही का एरिया आएगा। हमें सिद्ध करना है क्या, AD बटा में DB AE बटा में AC। हमें सिद्ध करना है AD बटा में DB AE बटा में AC। तो AD क्या होता है बताइए, AD इसमें AD से कौन त्रिभुज बन रहा है, AD से। तो AD से यहाँ पर देखिए AD कहने पर ना तो त्रिभुज बन रहा है ADE। कौन बन रहा है त्रिभुज,
तो त्रिभुज AD कहने पर बन रहा है ADE, जिसमें AD भुजा की मुख्य भूमिका है, क्योंकि यहाँ पर AD दिया है। हमें AD सिर्फ क्या करना है, सिर्फ करना है AD बटा में DB। तो AD कौन त्रिभुज में है, तो AD जो है ना वो ADE त्रिभुज में है, AD, ठीक। और AD के लिए जो AD लेंगे उस AD भुजा के लिए लंब कौन कहलाएगा, तो इस पर लंब कौन है, ये वाला लंब है, यानी कि EM लंब होगा और ये क्या होगा, आधार होगा, ठीक। तो पहले हम इसका लिख लेते हैं, लिखेंगे कि त्रिभुज ADE में बहुत बच्चे क्या करते हैं ना कि त्रिभुज का चुनाव करने में गलती कर देते हैं, लेकिन एकदम सटीक यहाँ पर है कि जो सिद्ध करना है उसको सीधे आप देखिए कि AD है, तो AD के लिए कौन त्रिभुज हम लेंगे, किस त्रिभुज को लेंगे तो AD आएगा, तो ADE लेंगे तो AD आएगा। अब देखिए AD क्या है, तो आधार है, आधार क्या हो गया AD, और इसका लंब क्या होगा, ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगा, तो इसका होगा EM। ऐसे ही अब देखिए यहाँ पर है क्या BD है ना DB, तो DB के लिए कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो DB के लिए ट्रायंगल बनेगा ये वाला, देखिए DB है ना, है DB के लिए, और DB के लिए बनेगा DBE, कौन त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज DBE। अब देखिए DBE में लंब आधार क्या होगा, तो हम आपको बताए हैं कि कहीं पर अगर ऐसा ट्रायंगल मिले ना, तो समझिए कि उसके बैक साइड वाला क्या काम करेगा, ये काम करेगा हाइट का, और इसका बेस रहेगा वही, मैंने समझिए कि ये BD है, ये क्या है BD, यही वाला BD है। इस त्रिभुज के आप ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज के बैक साइड से लंब गया है क्या, यहाँ पर देखिए ये लंब का काम करेगा EN, है ना। आप ऐसा इसमें सोचिए, ऐसा सोचिए इसमें कि ये त्रिभुज हो गया मेन वाला, ये त्रिभुज हो गया मेन वाला, इसके बैक साइड से लंब खींचा गया है, इसके बैक साइड से यहाँ पर लंब खींचा गया है, कौन लंब है, EM। तो लंब काम करेगा कौन, EM का, ये लंब काम करेगा हाइट का, ये आधार काम करेगा कौन, BD, यानी कि ये BD, जितना आधार लेंगे उतना ही एरिया आएगा, है ना। तो इसमें बताइए आधार का मान क्या होगा, आधार का मान क्या होगा, तो BD, और ऊंचाई का मान क्या होगा, तो ऊंचाई का मान जो होगा ना वो होगा EM, ठीक। अब इसके बाद हम लोग दोनों का एरिया निकाल देंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज ADE, कौन त्रिभुज, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ज़रा हमें आप बता दीजिए कि इसका बेस हाइट कितना है, इसका ADE का बेस हाइट, तो ADE का बेस हाइट है AD और EM। बोलिए BDE का बेस हाइट कितना है, तो BD और EM। इस तरह से दोनों कट गया, ये भी कट गया, क्या बचा, AD बटा में BD। आप देखिए AD बटा में BD एगो सिद्ध हो गया, हिलने वाला E वाला सिद्ध हो गया। अब आपको AE/EC सिद्ध करना है, तो जैसे हम हल किए हैं जस्ट इसी तरह से आपको इसको भी सिद्ध करना है। अब आप सोचिए कि इसमें AE जो है, AE कौन ट्रायंगल में बनेगा बताइए आप, तो AE बनेगा उसी में ADE में। अब की बार AE हो जाएगा क्या, आधार, लंब कौन हो जाएगा, इधर वाला, और EC के लिए कौन लेंगे हम लोग, तो EC के लिए देखिए, EC के लिए काम करेगा ये वाला, ये EC हो गया ना, EC, तो DCE, इस त्रिभुज को काम करेंगे हम, इसके बैक साइड में लंब गया हुआ है, ये लंब काम करेगा, ये हो जाएगा आधार, इसका जितना आधार लेंगे उतना ही का एरिया आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ये हम सिद्ध किए हैं वैसे वो भी आप बना सकते हैं, लेकिन अगर न बने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसको हल करने के लिए एक काम करते हैं कि इस डायग्राम को हम यहाँ से उठा करके और नीचे रख देते हैं ताकि हमें हल करने में सहूलियत हो। अब बताइए इसमें हम कौन कौन सा ट्रायंगल लें, तो त्रिभुज ADE में अब की बार कौन होगा आधार, AE, आधार के मान क्या होगा AE, और ऊंचाई का मान क्या होगा, तो ऊंचाई का मान होगा क्या, DN, ठीक। अब इसी प्रकार से अब इसका हल करते हैं, बताइए नीचे वाला
हम आपको यहाँ पहले ही बता दिए हैं कि जो यहाँ पर दिया रहेगा उसी को देखते हैं। ए किस में है तो ए था ADE में। EC किस में है EC, तो EC आएगा इसमें, EC आएगा DEC में, त्रिभुज DEC में। अब बोलिए DEC में आधार क्या होगा, ऊंचाई क्या होगा, आधार के मान हो जाएगा EC और ऊंचाई का मान क्या होगा इसके बैक साइड से DN। जैसे हम लोग इसमें एरिया निकाले थे ना, वैसे ही इसका भी निकालेंगे। क्या लिखेंगे बताइए, ADE में त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ADE का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब ADE का बोलिए बेस हाइट कितना है, तो ADE का बेस हाइट है AE और DN, तो 1/2 AE इंटू DN बटे में 1/2। इसका बोलिए बेस हाइट, इसका बेस हाइट बोलिए, इसका है EC इंटू DN, EC इंटू DN। एक और जाएगा AE बटा में EC। ये अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर AE बटा में EC भी आ चुका है। तो हम लोग दोनों तो प्रूफ कर दिए, लेकिन यहाँ पर दोनों क्या है, बराबर है। अब उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। एक नियम होता है कि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर रेखा समझते हैं, समांतर रेखा किससे कहते हैं, तो समांतर रेखा जो रेखा आगे बढ़ती है तो आपस में नीचे लड़ती ना हो, आपस में टच न करे, एकदम बराबर दूरी पर जाए। यानी कि वैसी रेखा जो झुकती ना हो, जो झुके नहीं, उसको क्या बोलते हैं, पुष्पाराज बोलते हैं। यानी कि जो झुकता नहीं हो, यानी कि समांतर रेखा में क्या होता है, समांतर रेखा में झुकता नहीं है, समांतर रेखा में झुकता नहीं है, इक्वल जाता है, तो समांतर रेखा किसको बोलते हैं, पुष्पाराज को। ठीक, यानी कि देखिए अब यहाँ पर समझिए टॉपिक पर, समांतर रेखा, समांतर रेखा के बीच बने दो त्रिभुज, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, बने त्रिभुज, समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, अगर एक ही भुजा से बने हो, समांतर रेखाओं के बीच एक ही भुजा से दो त्रिभुज बना हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा, बराबर। ये नियम होता है कि समांतर रेखाओं के बीच और एक ही आधार से, इसी आधार से ये त्रिभुज बना हुआ है और इसी आधार से ये त्रिभुज बना हुआ है, तो जब दोनों का आधार सेम है तो दोनों का क्षेत्रफल भी सेम होगा। जब दोनों का आधार सेम है, इसका भी आधार की लंबाई उतना ही है और इसका भी आधार की लंबाई उतना ही है, तो जब दो त्रिभुज का आधार एक ही हो और समांतर रेखाओं के बीच हो, तो उसका क्षेत्रफल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो यानी कि हम उसी नियम से चलेंगे। इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसको बोल देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, और लिखेंगे कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच, समांतर, तब समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या होगा, बराबर 2 से। समीकरण 1 बराबर समीकरण 2, समीकरण 1 बराबर समीकरण 2। तो समीकरण 1 का जो है वो समीकरण 1 का क्या आया था, तो समीकरण 1 में आया था AD बाई BD, AD बाई BD, और समीकरण 2 में क्या है, AE बाई EC, AE बाई EC। यही जो है सिद्ध हुआ। तो 5 नंबर का ये एग्जाम में आता है। आसान कितना है, आसान पूछिएगा। देखिए सबसे पहले कि हम लोग इसको देखते हुए त्रिभुज देख लिए कौन कौन मिलेगा, आधार ऊंचाई निकाल लिए, क्षेत्रफल कर दिए बाटा में, बस समीकरण 1 निकल गया। फिर इसका देख लिए कि क्या दिया है, उससे हम त्रिभुज निकाल लिए कौन कौन त्रिभुज आएगा, उसका भी आधार ऊंचाई देख लिए, दोनों का क्षेत्रफल भाग दिए, बस समीकरण 2 आ गया। अब इसके बाद ये कुछ इसका नियम लिख देना है कि हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के बीच बने दो त्रिभुज जिसका आधार एक ही हो, उसका क्षेत्रफल होता है बराबर। वो लिखने के बाद आपका समीकरण 1 और 2 को कर देना है बराबर, इसीलिए दोनों रेशियो क्या हो गया, बराबर। इस तरह से थेल्स का प्रमेय के अनुसार ये सिद्ध हो गया। तो ये बहुत आसान है, और समझिए कि इतना जान लीजिए कि मुफ्त में अब आपको 5 नंबर मिल जाने वाला है। सबसे मस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप थेल्स का प्रमेय जो शुरू से देखे होंगे लास्ट तक, इसमें कोई समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, तो आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा
हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।